किया जाएगा। रांची और गुंडू नगर निकाय चुनाव की समीक्षा के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त एस डी शर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान धनबल के इस्तेमाल पर भी आयोग की नजर रहेगी। आयोग ने अधिकारियों को भी नियम कानून को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर इस बार भी धनबाद रेल मंडल का डंका पूरे देश में बजा है। माल लदान और यात्री आय में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए धनबाद रेल मंडल ने पिछले वर्ष की तुलना में जहां 815 करोड़ की अतिरिक्त कमाई की है, वहीं इस बार भी 98.4 मिलियन टन सर्वाधिक लदान कर चक्रधरपुर रेल मंडल को पीछे छोड़ते हुए पूरे देश में लोडिंग के मामले में दूसरे स्थान पर काबिज है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुची ने स्वर्णरेखा परियोजना को लेकर राज्य सरकार द्वारा कॉर्पोरेशन बनाने का विरोध किया है। बलमुची ने राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद से मुलाकात कर कहा है कि झारखंड में कॉर्पोरेशन सफल नहीं हुआ है, लिहाजा इसे सरकार के अधीन रहना चाहिए। रांची में आज से शुरू हो रहे भाकपा माले के 9वें महाधिवेशन की तैयारी पूरी हो गई है। इसमें 21 राज्यों के माले नेताओं के अलावा 6 देशों के वाम प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे, जिसमें झारखंड के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। महाधिवेशन को लेकर माले नेताओं में खासा उत्साह है। जमशेदपुर के नए सिटी एसपी के तौर पर कार्तिक एस ने पदभार ग्रहण कर लिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने की बात कही। सिटी एसपी की माने तो पुलिस को पीपुल फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जाएगी। ट्रेनी एयर होस्टेस मौसमी चौधरी की मां तापसी चौधरी ने जिला प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस बाबत तापसी चौधरी ने आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर जिले के एसएसपी अखिलेश झा के नाम पत्र लिखा है, जिसमें सुरक्षा की मांग की गई है। तापसी चौधरी ने मीडिया को बताया कि अज्ञात लोग उनका पीछा कर रहे हैं, जिसके बारे में एसएसपी को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। पाकुड़ पुलिस ने दुमका के लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता चंदेश्वर राय को गिरफ्तार किया है। राय पर साल 2011 में डोमनगरिया और शिवरात गांवों में सड़क निर्माण के नाम पर 5 लाख रुपए के गबन का आरोप था। इस सिलसिले में तत्कालीन वीडियो संजय पांडे ने उनके खिलाफ पाकुड़िया थाने में सितंबर 2011 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। साहेबगंज में विधायक अरुण मंडल पर बाल मजदूरी कराने का आरोप लगा है। उनके घर पर 10 साल के बच्चे को घरेलू कामकाज करते देखा गया है। इस बारे में पूछे जाने पर विधायक अरुण मंडल ने ये जरूर माना कि बच्चे से काम करवाना गैर कानूनी है, लेकिन पिछड़ेपन और गरीबी के चलते इलाके के बच्चे घरेलू काम करते हैं। जमशेदपुर के गारहाबासी में डांस एकेडमी की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एकेडमी के छात्रों ने आकर्षक नृत्य पेश किया, जिसकी लौ नगरी के दर्शकों ने जमकर तारीफ की। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। महंगाई से त्रस्त जनता के लिए राहत की खबर है। सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 85 पैसे की कटौती की है। ये दरें आज आधी रात से लागू हो गयी। पिछले 2 हफ्ते में सरकार ने दूसरी बार पेट्रोल के दाम घटाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमत में कटौती करने का फैसला किया है। तेल की कीमत में 85 पैसे की जो कमी की गई है, वो वैट को छोड़कर है, यानी वैट सहित
पेट्रोल की कीमत में कुल ₹1.02 की कटौती हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले 16 मार्च को सरकार ने पेट्रोल के दाम ₹2 घटाए थे। आज रात से दाम में कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹67.29 प्रति लीटर हो गई है, जबकि मुंबई में दर ₹74.14 प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल ₹74.72 और चेन्नई में ₹70.34 प्रति लीटर पेट्रोल मिलने लगा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को 72% से बढ़ाकर 80% करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते के 8% बढ़ाने की वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। महंगाई भत्ते में होने वाली यह वृद्धि 1 जनवरी 2013 से लागू होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते साल सितंबर में महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 72% किया था। वहीं केंद्रीय कैबिनेट आज होने वाली बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए 270 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का भी ऐलान कर सकती है। इस पैकेज का इस्तेमाल इन राज्यों में आधारभूत ढांचे को विकसित करने में किया जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन पर लगे आय से अधिक संपत्ति के आरोप में सीबीआई आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है। यह अतिरिक्त चार्जशीट 3 फार्मा कंपनियों पर लगाया जाएगा। वहीं सीबीआई इन कंपनियों के खिलाफ और भी सबूत इकट्ठा करने की जुगत में लगी है। ब्लड कैंसर की दवा ग्लिवेक के पेटेंट की लड़ाई लड़ रही स्विट्जरलैंड की कंपनी नोवार्टिस को सुप्रीम कोर्ट में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पेटेंट के लिए 7 साल से कानूनी जंग लड़ रही कंपनी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायाधीश आफ्ताब आलम और रंजन प्रकाश की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि पेटेंट मूल शोध के लिए दिया जाता है, न कि पुनरावृत्ति शोध के लिए। इस कारण कंपनी को पेटेंट नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भारतीय दवा कंपनियों ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि नोवार्टिस ने ब्लड कैंसर की दवा में नए तत्व को शामिल किए जाने के आधार पर पेटेंट की मांग की थी। साथ ही और जेनरिक दवाओं के निर्माण से भारतीय कंपनियों को रोकने की भी मांग की थी। इतालवी नौसैनिकों द्वारा कथित तौर पर 2 भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए साफ किया था कि मामला केरल सरकार के तहत नहीं आता है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच का जिम्मा एनआईए को दे दिया है। वहीं गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट को इस बात की तब तक सूचना देता रहेगा जब तक इस हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई के लिए अलग से विशेष कोर्ट का गठन नहीं होता है। दिल्ली स्थित एनआईए के विशेष कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 3 दिन की यात्रा पर सोमवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। टोक्यो में वित्त मंत्री ने निवेश से जुड़े मामलों के समाधान के लिए कैबिनेट स्तर की समिति बनाने की बात कही। चिदम्बरम ने भारत में निवेशकों के लिए अच्छा माहौल बनाने की भी बात कही। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने जापानी समकक्ष और निवेशकों से मुलाकात भी करेंगे। कभी भाजपा के थिंक टैंक कहे जाने वाले गोविंदाचार्य ने भाजपा की नई टीम पर प्रहार किया है। गोविंदाचार्य ने कहा कि भाजपा की नई टीम के गठन का पूरा खेल राजनीतिक दांव पर आधारित है। वहीं गोविंदाचार्य ने सेंट्रल कमेटी में मोदी को शामिल करने की आलोचना की है। गोविंदाचार्य ने मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। गोविंदाचार्य ने कहा कि इन दोनों नेताओं ने मीडिया की बदौलत अपनी छवि निर्माण की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने जेपीसी के अध्यक्ष पीसी चाको पर 2G घोटाला पर पर्दा डालने का आरोप लगाया है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि 2G घोटाले में मुख्य आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा जेपीसी के सामने पेश होना चाहते हैं और बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन चाको जानबूझकर उन्हें नहीं बुला रहे ताकि सारा भेद खुल न जाए। यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सच्चाई सामने आने नहीं देना चाहती है। वहीं यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर जेपीसी के सामने पेश होने को कहा है। सिन्हा ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि जेपीसी के सामने उनके पेश होने की हिचकिचाहट साफ करती है कि वे कुछ छिपाना चाहते हैं। यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री के उस वादे की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक तौर पर वे इस घोटाले को लेकर किसी भी कमेटी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। गांधीनगर में टूरिज्म सेमिनार को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने राज्य की तारीफ की। मोदी ने कहा कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में बेहतरी के लिए पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने इस क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान दिया है। यही वजह है कि गुजरात में हर साल करीब 22 लाख सैलानी भ्रमण के लिए आते हैं। मोदी ने बताया कि जहां पर्यटन क्षेत्र में राष्ट्रीय वृद्धि दर 8% है, वहीं गुजरात में वृद्धि दर 16% है। मोदी ने इसे गुजरात के लिए गर्व बताया। दिल्ली के नामी बिल्डर और बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज हत्या मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दीपक हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 3 गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस ने पुरुषोत्तम, सुनील और राकेश को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पुलिस ने रविवार को अमित नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया था। आपको बता दें कि पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, उसमें वारदात के वक्त सीसीटीवी फुटेज में 2 हत्यारे नजर आ रहे थे और अमित गाड़ी चला रहा था। दीपक भारद्वाज हत्या मामले में डीसीपी छाया शर्मा ने भी 4 गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आज पुलिस चारों आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। विजेंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खेल मंत्रालय ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह विजेंदर का डोपिंग टेस्ट करे। नाडा के महानिदेशक को खेल मंत्रालय ने इस बाबत एक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता विजेंदर पर ड्रग लेने के जो आरोप सामने आए हैं, इसलिए उसका डोपिंग टेस्ट किया जाए। पंजाब पुलिस की माने तो विजेंदर ने 12 बार ड्रग का सेवन किया है। वहीं विजेंदर इससे पहले डोपिंग टेस्ट देने से साफ इनकार करते रहे हैं। वहीं इस पूरे विवाद में उनका करियर भी खतरे में है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के स्वास्थ्य में 5वें दिन सुधार बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी मंडेला डॉक्टरों की देखरेख में है। 94 वर्षीय नेल्सन मंडेला प्रिटोरिया के मेरी क्लिनिक हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कहते हैं दुर्घटना से देर बनी। वर्जीनिया के कोडिला बॉर्डर के हाईवे पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब कोहरे के चलते 100 से ज्यादा गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हुई हैं। इसमें 3 लोगों की मौत भी होने की खबर है। वर्जीनिया के परिवहन विभाग के मुताबिक कोहरे के चलते सड़क पर 8 मील लंबा जाम लगा था और यही जाम दुर्घटना का कारण बना। समुद्री डाकुओं का गढ़ माने जाने वाला सोमालिया इन दोनों संगीत की धुनों से सराबोर नजर आ रहा है। सोमाली लोगों में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के मकसद से एक सामाजिक संगठन ने ये पहल की है और वो पूरे देश में संगीत कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिसमें विभिन्न देशों के कलाकार अपने संस्कृति और संगीत का प्रदर्शन कर रहे हैं। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। अश्वासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर मिला के रखेंगे, अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में लेटाते हुए अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे और अपने दोनों पैरों से कैंचीनुमा आकृति बनाएंगे, अर्थात एक पैर को दूसरे पैर में फंसा लेंगे, दोनों हाथ कंधे की सीध में फैला लेंगे, अर्थात हथेलियों का रुख जमीन पर रहे। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं तरफ अर्थात लेफ्ट साइड में पैरों को ले जाएंगे, विपरीत दिशा में देखेंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। अब दाहिनी तरफ आ जाएं, गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में रखेंगे और अधिकतम स्पाइन की ट्विस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखें फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स पे रुके भी, और जब बाईं या दाईं तरफ जाएं तो उस समय श्वास को बाहर निकालें और
जब बीच में लेकर आए पैरों को उस समय श्वास को लें और जिस तरफ पैर ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में देखें और जो कमर पर ट्विस्टिंग हो रही है उसे महसूस भी करते रहें। रिलैक्स। अर्ध हलासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर मिलाकर रखें, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते हुए 90 डिग्री एंगल तक लेकर आएंगे, कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे इसी पोजीशन में, पैर के पंजे को ऊपर खींच के रखेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस नीचे लेंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। बदल बदल के करते रहें इस तरह से। कोशिश करेंगे घुटनों से पैर को बिल्कुल भी नहीं मोड़ना। फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेंगे। पैर के पंजों का रुख ऊपर की तरफ, दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखते हुए शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखें। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते हुए बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, एड़ियों को गिराएंगे नहीं, आराम से रखेंगे बिल्कुल। 3 बार करें इस तरह से और कोशिश करें कि दोनों पैरों को एक साथ झटके के साथ ऊपर नहीं उठाएं, बिल्कुल धीरे धीरे उठाएं और धीरे धीरे ही वापस नीचे लेकर आएं। एक बार फिर से करेंगे। रिलैक्स। बेहद उपयोगी है ये अर्ध हलासन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जो हलासन का अभ्यास नहीं कर पाते, जिनकी लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट रहती है या हिप्स और थाइस पर एक्स्ट्रा फैट रहती है, उनके लिए बेहद उपयोगी है ये अर्ध हलासन का अभ्यास। और जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए भी उपयोगी है। रक्त संचरण की क्रिया नियमित रूप से होती है इस आसन के अभ्यास से। लेकिन ध्यान रखें, जिनके कमर दर्द या फिर स्लिप डिस्क हो वे दोनों पैरों से इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें। आज का योग मंत्र है, जिनको भी घुटनों में दर्द रहता हो वे घुटने बैंड करने वाले अर्थात घुटनों को मोड़ने वाला कोई भी आसन नहीं करें, और करें तो किसी डॉक्टर या फिर योग गुरु की देखरेख में ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा खोज खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथ पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता।
नमस्कार। अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। कद्दू वर्गीय फसलों में सामयिक शस्य कार्य, अदरक की उन्नत खेती पर एक जानकारी, किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली लत्तर वर्गीय सब्जियों की खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाई करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने समय से लौकी, खीरा, कुम्हड़ा, तरबूज, खरबूज इत्यादि की बुवाई की होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी, जिसकी आगे अच्छी बढ़वार हो तथा अधिक से अधिक पैदावार मिले। इसके लिए इस समय शस्य क्रिया प्रबंधनों के साथ साथ फसल सुरक्षा उपायों को अपनाना आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर कृषक बंधुओं को सही जानकारी न होने की दशा में उचित प्रबंधनों को समय पर नहीं करते हैं, जिससे फसल की बढ़वार अवरोधित होती है तथा कीट व रोगों से प्रभावित हो जाती है। अंत में किसान भाइयों को आशा के अनुरूप उपज की प्राप्ति नहीं होती है। कुछ इसी प्रकार की जानकारी चाह रहे हैं ग्राम परिहारपुर, जनपद मधुबनी के कृषक मोहम्मद रहमान। तो आइए सुनते हैं उनकी जिज्ञासा को। सब्जी खेती में एक डेढ़ महीना से लगान लग गल छे। खीरा में से लगान लग रहल छे। एमे की दवाई लगते नहीं लगते से हम सब बुझे छिए। फसल केना हेते से हमें जानकारी हमें चाहिए। अतः किसान भाइयों, लत्तर वर्गीय फसलों में कौन कौन से शस्य क्रिया प्रबंधनों व फसल सुरक्षा उपायों को कैसे करना है, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं राजनगर मधुबनी के प्रगतिशील कृषक आशुतोष झा। इन फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए खेत में बुआई से पहले 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलानी चाहिए। अंतिम जुताई के समय पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश प्रत्येक 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई या रोपाई से पहले मिट्टी में भली भांति मिला देना चाहिए। उर्वरकों की उपरोक्त मात्रा के अतिरिक्त बुआई के 40 से 50 दिन बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन का सावधानी पूर्वक प्रयोग पौधों के चारों ओर करना चाहिए, जिससे उर्वरक सीधे पौधे के संपर्क में न आए। सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण, मेड़ों के किनारे बीज बोने के तुरंत बाद पहले सिंचाई करने की आवश्यकता रहती है। पौधों की जड़ों का समुचित विकास हो, इसके लिए फल आने तक 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। फसल सुरक्षा, किसान भाई खीरे की रोपाई का 1.5 महीना अभी हो गया है। उसमें अभी सबसे ज्यादा जो कीट का प्रकोप होगा वो होगा सफेद मक्खी और लाल मकड़ी। तो एडमायर करके एक मेडिसिन आती है सफेद मक्खी के लिए और लाल मकड़ी के लिए ओमाइट करके आती है। इसका छिड़काव 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करें। यह कीट लाल रंग का होता है तथा अंकुरित एवं नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है। इसके प्रकोप से कई बार पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसके नियंत्रण हेतु फसल में कार्बोरिल 5% या मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण का 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। विषाणु रोग माहू आदि रस चूसने वाले कीटों से फैलता है। रोग का प्रकोप होने पर पत्ती की लंबाई चौड़ाई कम होकर ग्रसित पौधों के फल भद्दे रंग के व बेडौल हो जाते हैं। पत्तियों की शिराओं के बीच हरा व पीला रंग देखा जाता है। रोग की आगे की अवस्था में पौधे की पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं। इस रोग का प्रकोप हो जाने पर कोई प्रभावी नियंत्रण उपाय नहीं है, अतः रोकथाम हेतु रोगग्रस्त पौधों को निकालकर जला देना चाहिए। उच्च कोटि के रोगरोधी प्रजातियों के बीजों का ही बुआई में उपयोग करना चाहिए। फसलों पर किसी उपयुक्त कीटनाशक जैसे डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इसके वाहक रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण हो सके। इसका अगला प्रमुख कीट है फल मक्खी। पौधों की फल वाली अवस्था पर फल मक्खी का आक्रमण होता है और यह मक्खी अपने डंक के द्वारा फलों के अंदर अंडे दे देती है और अंडे से निकलने वाले मैगट फलों को अंदर ही अंदर खा के खराब कर देते हैं। बाहर से देखने पर फल बिल्कुल सूखने लगता है और फल को तोड़कर देखने पर फल पूरा अंदर से सड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके नियंत्रण हेतु प्रभावित फलों को भूमि में गहरा गाड़ कर नष्ट कर दें।
मैलाथियन 50 EC या डाइमेथोएट 30 EC का 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके बेहतर प्रबंधन हेतु शीरा या शक्कर के 1 लीटर घोल में मैलाथियन 50 EC 10 मिलीलीटर मिलाकर प्रलोभक तैयार करें और इसे प्यालों में 50 से 100 मिलीलीटर प्रति प्याले में डालकर खेत में कई स्थानों पर रखें। इससे मक्खियां इस प्रलोभक में गिरकर नष्ट हो जाती हैं और उनके नियंत्रण में सहायता मिलती है। इस स्टेज पे जो मेरा लौकी है 10 से 15 दिन बाद इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये बाजार में जाने लायक हो जाएगा। और अभी इसका एक बार कुदाल से हम इसको पूरा खेत को मतलब तंबा देंगे हम, और उसके बाद इसका एक शुरुआत से लेके और लास्ट तक एक तरफ से सिंचाई हम करेंगे। मसाला फसलों के अंतर्गत अदरक की बात करें तो हमारे प्रदेश के किसान भाई इसकी खेती करके आशातीत आय प्राप्त करते हैं। तो जो किसान भाई अदरक की खेती करने जा रहे हैं उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अदरक की खेती वैज्ञानिक संस्तुतियों को ध्यान में रखकर करें, क्योंकि बुवाई के समय वह खड़ी फसल में की गई लापरवाही के फलस्वरूप खेतों में कमजोर एवं कम संख्या में पौध देखने को मिलती है तथा अदरक की खड़ी फसल में आने वाले समय में विभिन्न रोगों एवं कीटों का प्रकोप दिखाई देता है, जिसका विपरीत प्रभाव इससे मिलने वाली उपज पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप अधिक लागत एवं कम लाभ की प्राप्ति होती है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी अदरक की बुवाई करने जा रहे हैं तो अदरक की बुवाई से लेकर खोदाई तक कौन कौन से प्रबंधन कार्य किए जाएं, जिससे कि आने वाले समय में उच्च गुणवत्ता वाली अधिक उपज की प्राप्ति हो। तो किसान भाइयों, अदरक की उन्नत खेती पर समुचित जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। तो किसान भाइयों, अगर आप अदरक की खेती करने की योजना बना रहे हैं तो आपको अच्छी उपज को दृष्टिगत रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे पहला बिंदु है मिट्टी का चयन, क्योंकि अदरक की फसल के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। खेत की तैयारी हेतु प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के उपरांत 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर भूमि को अच्छी प्रकार भुरभुरी बना लेते हैं। अब जिस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है उन्नतशील प्रजातियों का चयन, जिसके अंतर्गत आप सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि, हिमगिरी, चाइना इत्यादि में से आप किसी भी प्रजाति का चयन कर सकते हैं। 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ प्रकंद बुआई के लिए पर्याप्त होता है। और किसान भाइयों, फसल को बीमारी इत्यादि से बचाने के लिए इन प्रकंदों का शोधन अवश्य करना चाहिए, जिसके लिए आप जैविक विधि के अंतर्गत 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम और 10 ग्राम स्यूडोमोनास को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रकंद को 20 से 25 मिनट तक डुबोकर बाहर निकालें और छाया में सुखा लें। यदि इन जैव उत्पादों की उपलब्धता आपके पास नहीं है तो 2 ग्राम मैंकोजेब और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रकंद को उपचारित करें। अब आइए जानते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो किसान भाइयों, यदि उपलब्धता हो तो गोबर की सड़ी हुई खाद 12 से 14 टन प्रति एकड़ का प्रयोग करना चाहिए और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर किया जाए तो यह बेहतर होता है। परंतु सामान्य दशा में रासायनिक उर्वरकों के रूप में 45 से 50 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 15 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। उर्वरकों के प्रयोग की यदि विधि की बात करें तो नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग खेत की तैयारी के समय करते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, नीम की खली की यदि उपलब्धता आपके पास होती है तो प्रति एकड़ की दर से 3 क्विंटल नीम की खली का प्रयोग कर देने से पोषक तत्वों की उपलब्धता के साथ साथ कीटों का प्रकोप भी कम होता है। अदरक की फसल से आशातीत उपज लेने के लिए अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से मई के प्रथम पखवाड़े तक बुआई अवश्य कर देनी चाहिए। वैसे पूरे मई माह तक बुआई की जा सकती है। बुआई मेड़ पर ही की जानी चाहिए और कतार से कतार की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा प्रकंद से प्रकंद की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रकंदों को लगभग 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई की जानी चाहिए।
इस प्रकार किसान भाइयों, जब आप बुआई समाप्त